नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे 1 अगस्त से चीनी आर्मी को मिल गया है नया झंडा। इसके बाद बात करेंगे अमेरिका ने भारत के बजाय पाक से ट्रेड डील की है। भारत ने अमेरिका से F-35 खरीदने से अब इनकार भी कर दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा, इसकी भी अब जानकारी सामने आ गई है। इसके अलावा भारतीय बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरा है, निफ्टी भी 150 अंक लुढ़का है और यह हुआ है अमेरिका के यानी कि राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनके टैरिफ लगाने के बाद से। तो ये कुछ अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली और बड़ी खबर की ओर। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन की आर्मी की। चीन ने अपने सभी सैन्य इलाकों में 5 थिएटर कमांड में बदल दिया है। भारतीय सीमा से लगने वाले कमांड का नाम वेस्टर्न थिएटर कमांड है। इस कमांड में चीन की थल सेना और वायुसेना एक साथ तैनात है। चीन ने अपनी कई सैन्य डिवीजनों को कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड में बदल दिया है। चीन ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण की शुरुआत 1980 में की थी। वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने के लिए शी जिनपिंग ने 2015 में 2 बड़े बदलाव किए। पहला था ऑर्गेनाइजेशनल कमांड और कंट्रोल रिफॉर्म। चीनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अनुसार पीएलए आर्मी, पीएलए नेवी, पीएलए एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स ही मौजूद थे। शी जिनपिंग ने पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को 4 नई फोर्स में बदल दिया। इसमें एयरोस्पेस फोर्स, साइबर स्पेस फोर्स, इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स और ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फोर्स शामिल हैं। अब इन 4 नई फोर्स के लिए नए झंडों की जो मंजूरी है वो भी दे दी गई है। 1 अगस्त को मनाए जाने वाले चीन के सेना दिवस से यह नए फ्लैग जो हैं आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस्तेमाल में लाए जाने शुरू हो गए हैं। इस एरोस्पेस फोर्स की स्थापना 19 अप्रैल 2024 को की गई थी। साइबर स्पेस फोर्स का मुख्य काम है कि स्पेस वॉरफेयर। इस फोर्स में सैटेलाइट की सुरक्षा, नेविगेशन, काउंटर स्पेस सर्विलांस और कम्युनिकेशन की क्षमता को मजबूत और विकसित करना है। फिलहाल ये 7 प्रमुख स्पेस बेस ऑपरेट करती है। स्पेस में चीन की बढ़ती दिलचस्पी, क्षमता और वर्चस्व हासिल करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चीन दूसरे देशों के सैटेलाइट को बाधित करने के लिए नए हथियार तैयार करने में भी जुटा हुआ है। तो देखिए, साइबर स्पेस फोर्स क्या है ये जान लीजिए। इस फोर्स का काम है कि साइबर सुरक्षा और रक्षा साधनों का विकास करना, नेशनल साइबर की रक्षा को मजबूत करना, किसी भी नेटवर्क या घुसपैठ का तुरंत पता लगाना और उससे निपटना। चीनी पीएलए के 5 थिएटर कमांड में इनके बेस बनाए गए हैं। इनका काम है कि देश के ऑफेंसिव साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एडवांस साइबर सिक्योरिटी रिसर्च की देखरेख करना। और अब बात करेंगे अमेरिका के टैरिफ बम की। भारत ने अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज से लगने वाला 25% टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा, यानी कि इसे 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हाउस ने 1 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले ही इसका ऐलान किया। कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन को नए शुल्क वसूलने के लिए जरूरी बदलाव करने का समय मिल सके, इस कारण टैरिफ डेडलाइन को बढ़ाया गया। ट्रंप ने रूस से व्यापार के चलते भारत पर पेनल्टी लगाने की भी बात कही थी। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह पेनल्टी क्या होगी या कितनी होगी। अभी औसतन करीब 10% टैरिफ लगता है। 25% टैरिफ के कारण भारत से जाने वाले सामान जैसे दवाइयां, कपड़े और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग कम हो सकती है। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस, निर्यात से होने वाला फायदा जो है वो भी कम हो सकता है। इसके बाद सीधे तौर पर आम आदमी पर इसका असर कम दिखेगा, लेकिन लंबे समय में कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं। अगर भारतीय सामान अमेरिका में महंगे होंगे तो भारत का निर्यात कम हो सकता है, जिससे कुछ कंपनियों को नुकसान होगा। खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं। इससे नौकरियां और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत भी जवाबी टैरिफ लगाता है तो अमेरिकी सामान जैसे एप्पल के फोन या अन्य इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भारत में महंगे हो सकते हैं।
देखिए 7 अगस्त से अब ट्रंप का ये जो टैरिफ है ये लगेगा। 1 अगस्त इसकी तारीख थी, लेकिन अब इसे कुछ कारणों का हवाला देते हुए बढ़ा दिया गया है और 25% टैरिफ बम जो है वो 7 अगस्त से फूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए लगभग एक ही टाइम पर और एक ही टाइम अभी तक बीता है। तब से अब तक पाकिस्तान ने कई बार कई मौकों पर भारत को हराने और नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हो सका। पहली बार उसने किसी मौके पर भारत को मात दी है और वह भी एक दोस्त की दगाबाजी के कारण। अमेरिका के जिस सर्वोच्च पद पर पहुंचाने के लिए भारत ने खुलकर ट्रंप का साथ दिया, उन्होंने ही कुर्सी मिलने के बाद हमसे धोखा किया और पाकिस्तान से ट्रेड डील करने के साथ ही तेल पर समझौता करके भारत को कमजोर करने की साजिश रची। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया बैठा था और भारत के खिलाफ एक मौका खोज रहा था। उसे यह मौका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आके बढ़कर दिया है। हालिया टैरिफ वॉर में भारत के मुकाबले पाकिस्तान को ज्यादा फायदे में रखा। ट्रंप ने वैसे तो इसके संकेत पाक के सेना प्रमुख मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान ही दे दिए थे, लेकिन तब भारत से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी और उम्मीद थी कि टैरिफ की 1 अगस्त वाली डेडलाइन से पहले ही दोनों देश इस पर सहमत हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल को जब पहली बार टैरिफ लगाने का ऐलान किया था तो भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगाया गया था। अब जबकि डेडलाइन 2 बार बढ़ाने के बाद 1 अगस्त से फाइनल टैरिफ प्रभावी हो गया है, तो भारत पर इसकी दर 25% पर ही बरकरार रखी, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसे घटाकर 19% कर दिया गया। जाहिर है कि टैरिफ की रेस में पाकिस्तान इस बार हमसे आगे निकल गया। हालांकि अभी अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड वार्ता खत्म नहीं हुई है और इसकी पूरे होने की भी आशंका है। आपको बता दें यह टैरिफ कहीं और भी नीचे जा सकता है। अब इसकी जो डेडलाइन थी वो अब 7 अगस्त तक कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। भारत ने अमेरिका के सबसे उन्नत माने जाने वाले फाइटर जेट F-35 को खरीदने से इनकार कर दिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि वह F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट में फिलहाल कोई रुचि नहीं रखता। यह विमान अमेरिका की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने तैयार किया। यह फैसला ऐसे समय में सामने आया जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के कई अहम पहलुओं पर चर्चाएं चल रही हैं। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट भारत को बेचने की पेशकश की थी। इसके बाद अप्रैल में भारत आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी इस विमान को लेकर औपचारिक रूप से प्रस्ताव दिया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख न अपनाते हुए इनकार कर दिया। आपको बता दें कि F-35 को अमेरिकी पेंटागन के इतिहास का सबसे महंगा लड़ाकू विमान माना जाता है। एक F-35 की कीमत औसतन करीब 82.5 मिलियन डॉलर यानी करीब अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 715 करोड़ रुपए है। इसे वर्ष 2015 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। यह विमान अत्याधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मल्टी रोल कैपेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसके रखरखाव और संचालन पर होने वाला खर्च और इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए अमेरिका पर निर्भरता जैसे पहलुओं को देखते हुए भारत इस विकल्प को लेकर सतर्क रहा है। वहीं रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि Su-57 की पेशकश की है। इस विमान की कीमत F-35 की तुलना में आधी यानी लगभग 325 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही रूस इसे भारत में ही निर्माण और सर्विसिंग की सुविधा के साथ देने तैयार है। भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं। आज भी भारत की ज्यादातर फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और सबमरीन रूस से आए हैं। इसके साथ ही भारत खुद अपने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान पर काम भी कर रहा है, जिसका नाम है एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अप्रैल 2024 में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति यानी कि CCS ने इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी और तब से इस पर काम भी चल रहा है और जल्द ही उम्मीद है कि ये
तैयार होकर भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पेट्रोल और हेलमेट के संबंध की। भोपाल में आज यानी 1 अगस्त से बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स चालकों को ना तो पेट्रोल दिया जाएगा और ना ही उनकी गाड़ी में सीएनजी गैस भरी जाएगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को यह आदेश जारी किया था। पहले दिन समझाइश का दौर भी चलेगा। बता दें कि भोपाल में कुल 192 पेट्रोल पंप हैं, जहां हर रोज पेट्रोल और डीजल की खपत 21 लाख लीटर है। इनमें से आधी से ज्यादा पेट्रोल की खपत होती है। इन पर अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, यानी मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। 2 दिन पहले कलेक्टर के आदेश में कहा गया कि इस संबंध में समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक 2 पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से ISI मार्क हेलमेट, यानी कि जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, वो ही पहनेगा। बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। हेलमेट में जान काफी हद तक बच सकती है। कलेक्टर ने एक पक्षीय आदेश पारित किया है। राजधानी भोपाल में अगर आप बाइक से सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अब आपको बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हेलमेट नो पेट्रोल। जी हाँ, अगर आप पेट्रोल डलवाने का सोच रहे हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है तो अब आपको पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा। जी हाँ, राजधानी भोपाल के जो कलेक्टर हैं उन्होंने नए आदेश जारी किए हैं कि अब बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। और यदि अगर ऐसा होता है कि आप बिना हेलमेट और आप पेट्रोल डलवा रहे हैं और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो पेट्रोल डाल रहे हैं, तो सीधी कानूनी कार्रवाई जो है वो पेट्रोल पंप संचालक पर की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई लोग हैं जो हेलमेट पहन कर आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को पेट्रोल दिया जा रहा है और जो बिना हेलमेट हैं उनको सीधे तौर पर यहाँ पर मना करके जो है वो वापस भेज दिया जा रहा है, फिर चाहे उनकी कितनी भी इमरजेंसी रहे या कुछ भी रहे। ये जो नया प्रावधान लागू किया गया है राजधानी भोपाल में, वो जो है वो जनता की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर लंबी लाइन जो है वो आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर लगी हुई है और यहाँ पर कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो बिना हेलमेट के आ रहे हैं, पर उनको सीधे तौर पर जो है वो वापस कर दिया जा रहा है, उनको पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ पर पेट्रोल डाल रहे हैं, क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है नए नियम के बाद? नए नियम के बाद ये समस्या देख रही है कि पब्लिक परेशान हो रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी हम लोगों की है। वही आदमी आना है डेली, वही सुबह शाम। इसके अलावा और जो पब्लिक है वो नाराजगी भी कहीं पे आपको देखने को मिल रही हो? काफ़ी नाराजगी दे रहे हैं और गाली बक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो अब चुपचाप खड़े हैं, क्या करें। ऐसा आदेश है कलेक्टर साहब का। जनता कितनी इसको लेके जागरूक है लग रही है आपको, क्योंकि आदेश जो है वो 2 दिन पहले का है और आज लागू हुआ है? आक्रोश हो रहा है, जनता नाराज हो रही है, यही है परेशानी। खुश नहीं है? नहीं, कोई खुश नहीं है। जबकि आदेश तो जनता की खुशी के लिए है, मतलब जनता की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए है, लेकिन जनता नहीं मान रही। जो ये कलेक्टर का आदेश है वो जनता के हित में है, जनता की सुरक्षा के लिए है, फिर भी जो यहाँ की जो जनता है उनमें नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अब यहाँ की जनता से पूछते हैं कि वो इस आदेश के बाद कितनी खुश है। सर, अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा बिना हेलमेट के? हेलमेट लगाएंगे। आपके फायदे के लिए नियम है, आपको कैसा लग रहा है नियम लागू होने के बाद? बढ़िया है, फायदा ही है। लापरवाही करते थे लोग बस, अब लापरवाही नहीं होगी, पेट्रोल के चक्कर में लगाना ही पड़ेगा। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा और दिक्कत होगी थोड़ा सा। अब हम लोगों के जैसे बगैर हेलमेट के भी मिल जाती थी, अब नहीं मिलेगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये देखा आपने जनता को, जनता जो है वो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद नाखुश नजर आ रही है। कलेक्टर के आदेश के बाद जो है वो अब किया जाएगा, ये जो फैसला है वो सबको मानना होगा, ये नियम का पालन जो है वो सबको करना होगा, वरना अगर जो यहाँ पे पेट्रोल पंप संचालक है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं सपना, IND। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्रिकेटर रिंकू सिंह की। क्रिकेटर रिंकू सिंह से चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर पद छीन लिया है। वह मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े थे। आयोग ने उनसे जुड़ी सभी प्रचार सामग्री को हटाने का आदेश दिया। इस बारे में जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा गया,
रिंकू की जौनपुर की मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ सगाई हुई थी। इसे कारण बताते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि रिंकू की सपा सांसद के साथ सगाई से राजनीतिक पक्षपात हो सकता है। अब उनका जुड़ाव किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, इसलिए सभी सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, वीडियो और डिजिटल विज्ञापन से रिंकू सिंह की तस्वीरें और नाम हटाए जाएं। दरअसल 8 जून को प्रिया और रिंकू की लखनऊ के द सेंट्रम होटल में सगाई हुई थी। इसमें सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, जया बच्चन समेत 20 सांसद पहुंचे थे। आयोग के फैसले के बाद फैंस में नाराजगी है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे हर सार्वजनिक अभियान में सर्वोच्च प्राथमिकता निष्पक्षता होती है। रिंकू सिंह एक सम्मानित क्रिकेटर है, लेकिन उनकी सगाई अब एक सक्रिय राजनीतिज्ञ से हो चुकी है। ऐसे में उनकी व्यक्तिगत संबंध सार्वजनिक अभियान की निष्पक्षता पर सवाल उठा सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ सगाई की खुशी रिंकू सिंह जो है मना रहे हैं, सांसद प्रिया सरोज से उनकी सगाई हुई, लेकिन अब उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के पद से हाथ धोना पड़ा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया है। यह पद उनसे छीन लिया गया। वे मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े हुए थे, इसके वो ब्रांड एम्बेसडर थे। लोगों को वो वोटिंग के लिए जागरूक कर रहे थे और अब ऐसा चुनाव आयोग मान रहा है। चूंकि उनकी जो सगाई है वो एक सांसद से हुई है, तो इसके कारण से निष्पक्षता बनी रहे, लोग प्रभावित ना हो, क्योंकि वो एक फेमस क्रिकेटर भी हैं और इसी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में हो रही झमाझम मूसलाधार बारिश की। मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में एवरेज 28 इंच बारिश हो चुकी है, जो ओवरऑल 59% ज्यादा है। ग्वालियर समेत 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। जुलाई में एवरेज 12.5 इंच के मुकाबले 21 इंच पानी गिर चुका है। सावन की ऐसी झड़ी लगी कि प्रदेश भर के नदी नाले उफान पर रहे। कई जिलों में बाढ़ आ गई तो डैम ओवरफ्लो और नदियां उफान पर रही। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में 2 डिप्रेशन एक्टिव रहे हैं। वहीं मानसून ट्रफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी भी रही। इस वजह से पूर्वी हिस्से के जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल के अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। दूसरी ओर इंदौर, उज्जैन संभाग में कम बारिश दर्ज की गई है। इंदौर और बुरहानपुर में सबसे कम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में हल्की बारिश हुई। नरसिंहपुर और बालाघाट के मलाज खंड में आधा इंच पानी बरस गया। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, बैतूल, दतिया, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, रायसेन, रतलाम, इसके अलावा विदिशा, शिवपुर, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, रीवा, सिवनी, इसके साथ ही उमरिया, बालाघाट, शाजापुर, सीहोर, देवास के साथ साथ कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है। और आप तस्वीरें भी देखते रहिए किस तरह से बारिश ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले एक सप्ताह में कहीं भी भारी बारिश होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। दूसरे सप्ताह में ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग में तेज बारिश हो सकती है। जुलाई में बारिश होने के बाद कई डैम से पानी भी छलक उठा। बरगी जैसे बांधों के गेट खोलने पड़े। 15 गेट बरगी बांध के खोलने पड़े हैं और ऐसा जो है वो कम ही देखने को मिलता है। जोहिला, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर समेत अन्य डैम के गेट खोले तो कई में पानी की अच्छी आमद भी हो गई। कुल 54 बड़े डैम में पानी बढ़ा है। भोपाल की लाइफलाइन बड़ा तालाब 2.5 फीट ही खाली है। अगस्त में यदि तेज बारिश का दौर शुरू होता है तो सभी डैम लबालब भर सकते हैं। जानिए अब तक कितनी बारिश हुई है। जुलाई में प्रदेश में औसत 21 इंच बारिश हुई, जबकि एक महीने की एवरेज बारिश करीब 12.5 इंच है। तो देखिए, एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है और दूसरी तरफ सैयारा फिल्म का क्रेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ दर्शकों की थिएटर में सैयारा फिल्म की वजह से आई है। सैयारा फिल्म के क्रेज के बीच बॉक्स ऑफिस पर एक और लव स्टोरी ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दी है। शाजिया इकबाल निर्देशित रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म धड़क 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म में लीड रोल में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी नजर आ रहे हैं। एक दलित युवक, यानी कि जो रोल सिद्धांत चतुर्वेदी निभा रहे हैं, लॉ कॉलेज में पढ़ाई करने आता है, जहां उसकी मुलाकात एक उच्च जाति की लड़की यानी कि तृप्ति डिमरी से होती है।
दोनों के बीच दोस्ती होती है जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन ये प्रेम सामाजिक बंधनों और जातिगत पूर्वाग्रहों से घिरा होता है। कॉलेज का माहौल, समाज की सोच और लड़की के परिवार की सख्त सोच दोनों के रिश्ते के सामने बड़ी दीवार बन जाती है। कहानी उन संघर्षों की है जहां प्यार और आत्मसम्मान के बीच लड़ाई होती है और हर मोड़ पर सिस्टम, परंपरा और असमानता सवाल बनकर खड़ी होती है। यह फिल्म तमिल फिल्म परियेरुम पेरुमल का रीमेक है और जातिवाद पर चोट करती है। हालांकि मूल रूप से फिल्म जातिवाद पर प्रहार करती नजर आती है। फिल्म पहले ही सीन में साफ कर देती है कि इसका उद्देश्य जातिवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। प्रेम कहानी इसका एक पहलू बन जाती है, जिससे दर्शकों को लगता है कि यह फिल्म प्रेम कहानी में जातिवाद का संघर्ष नहीं है, बल्कि जातिवाद में फंसी एक प्रेम कहानी है। फिल्म का पहला हाफ इधर उधर भटकता है, नैरेटिव और स्क्रीन प्ले में गड़बड़ है और सिर्फ जातिवाद को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है, जिससे कहानी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती। आपको बता दें, फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनय में सहज नजर आते हैं, तो वहीं तृप्ति डिमरी का भी काम अच्छा है। फिल्म के फर्स्ट डे के कलेक्शन के बाद ही पता लग पाएगा कि दर्शकों को ये लव स्टोरी कितनी पसंद आती है। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।